जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो आज से लगभग 4,500 साल पहले मौजूद थी, जिसके शहर इतने आधुनिक थे कि आज के शहरों को भी टक्कर दे सकते थे। एक ऐसी दुनिया जो समय की रेत में कहीं गुम हो गई और फिर अचानक से हमारे सामने आ गई। आज हम हड़प्पा सभ्यता की इसी दिलचस्प कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। जब हम प्राचीन भारत के बारे में सोचते हैं तो क्या हमारे जहन में एकदम सीधी सपाट सड़कें, पक्की ईंटों के मकान और गजब की ड्रेनेज सिस्टम वाले शहरों की तस्वीर आती है? शायद नहीं आती, है ना? पर कमाल की बात यह है कि यही हकीकत थी। तो अपनी इस आर्कियोलॉजिकल यात्रा में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये खोई हुई दुनिया मिली कैसे। फिर हम उनके उन शहरों को देखेंगे जो अपने समय से कहीं आगे थे, उनके एडवांस जीवन और व्यापार को समझेंगे, उनकी कला और समाज में झांकेंगे और आखिर में उनके खत्म होने के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में। सोच कर देखिए, कहीं रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा है, कुछ पुरानी ईंटें मिलती हैं और उस वक्त किसी को ये अंदाजा तक नहीं होता कि ये ईंटें असल में एक पूरी की पूरी भूली बिसरी सभ्यता का दरवाजा हैं। तो हुआ ये कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नाम की जगह खोजी। ठीक अगले ही साल आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज निकाला और इसके बाद तो जैसे इतिहास का एक नया चैप्टर ही खुल गया। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक फैली एक बहुत बड़ी महाशक्ति थी। अब इस सभ्यता की जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो है इनके शहर। ये सिर्फ बस्तियां नहीं थी, ये तो इंजीनियरिंग के वो नमूने थे जो अपने समय से हजारों साल आगे की सोच रखते थे। तो आखिर ये करते कैसे थे? ये बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले सड़कें एक ग्रिड पैटर्न में थीं, मतलब एकदम सीधी, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, बिल्कुल आज के प्लांट शहरों की तरह। दूसरा, घर बनाने के लिए एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था। इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और स्टैंडर्डाइजेशन था। तीसरा और शायद सबसे कमाल की चीज, उनकी ढकी हुई नालियों की व्यवस्था थी। सोचिए, ये लोग उस जमाने में पब्लिक हेल्थ और साफ सफाई के बारे में कितना सोचते थे। और मोहनजोदड़ो का वो विशाल स्नानागार, वो तो बस लाजवाब है। शायद किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान का सेंटर रहा होगा। तो शहर तो शानदार थे, पर इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। हर बड़ी साइट की अपनी एक अलग कहानी है। जैसे गुजरात के लोथल में एक डॉकयार्ड मिला है जो इस बात का पक्का सबूत है कि वो लोग समुद्री व्यापार में माहिर थे। धौलावीरा में मिला वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स को दिखाता है। कालीबंगन में तो जुते हुए खेत के निशान तक मिले हैं जो बताते हैं कि उनकी खेती कितनी एडवांस थी। और हड़प्पा में मिला विशाल अन्न भंडार, ये एक ऐसे ऑर्गेनाइज समाज की निशानी है जो भविष्य के लिए प्लानिंग करता था। अच्छा, तो इनकी अर्थव्यवस्था की नींव कई मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। वो गेहूं और जौ उगाते थे, और एक सबसे खास बात, वे दुनिया में कपास उगाने वाले पहले लोग थे। जी हां, वो मवेशी, भेड़, बकरियां भी पालते थे और उनका ट्रेड नेटवर्क मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं तक फैला हुआ था। इसके लिए वो जमीन पर बैलगाड़ियों और समंदर में नावों का इस्तेमाल करते थे। अर्थव्यवस्था और शहरों से हटकर अगर देखें तो हड़प्पा के लोगों की एक बहुत ही समृद्ध, एक बहुत ही रिच कल्चरल दुनिया भी थी। तो आखिर उनकी कला कैसी थी, उनका समाज कैसा था और वो मानते क्या थे? जरा इस मूर्ति को देखिए। इसे प्रीस्ट किंग या पुजारी राजा कहा जाता है। इसके चेहरे पर जो शांति और अधिकार का भाव है ना, वो हमें उनके लीडरशिप के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये कोई राजा था या कोई बड़ा पुजारी? ये अब भी एक रहस्य है। और ये तो आइकॉनिक है, डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति। ये सिर्फ एक आर्ट का नमूना नहीं है, ये उनके मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान के एडवांस ज्ञान का सबूत है। सोचिए, हजारों साल पहले उन्होंने इतनी जीवंत और कमाल की मूर्ति कैसे बनाई होगी? हड़प्पा की मोहरों में शायद सबसे मशहूर ये वाली है, पशुपति मोहर। इसमें एक योगी जैसी आकृति ध्यान मुद्रा में बैठी है और जानवरों से घिरी हुई है। बहुत से स्कॉलर्स इसे भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। पशुपति, जिसका मतलब है पशुओं का स्वामी, जो शिवजी का एक नाम भी है। ये हमें उनके धार्मिक विश्वासों की एक गहरी झलक देती है। और यहीं पर हड़प्पा समाज की सबसे अनोखी बात सामने आती है। मिस्र और मेसोपोटामिया के उलट, जहां बड़े बड़े पिरामिड्स और महल राजाओं की ताकत दिखाते थे, हड़प्पा में ऐसा कुछ नहीं मिलता।
कोई विशाल महल नहीं, कोई राजा की कब्र नहीं। ऐसा लगता है कि ये एक ज्यादा बराबरी वाला एक ऑर्गेनाइज समाज था जिसे शायद व्यापारी या कोई काउंसिल मिलकर चलाते थे। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का अंत एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक इतनी एडवांस्ड, इतनी तरक्की वाली सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई? इस रहस्य के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है उनकी लिपि, जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। इन 400 से ज्यादा सिंबल्स में उनकी कहानियां, उनका इतिहास और शायद उनके पतन का राज भी छिपा है। पर फिलहाल ये हमारे लिए एक बंद किताब की तरह है। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, आखिर हुआ क्या था? क्या कोई जंग हुई, कोई बड़ी बीमारी आई, या फिर कुछ और? देखिए, इसको लेकर कई अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ सबसे मजबूत वजहों में क्लाइमेट चेंज, नदियों का रास्ता बदल लेना या सूख जाना, या फिर बार बार आने वाली भयानक बाढ़ को माना जाता है। कुछ लोग बाहरी हमले की बात भी करते हैं, लेकिन उसके सबूत बहुत कम हैं। ऐसा लगता है कि शायद किसी एक नहीं बल्कि कई सारी वजहों ने मिलकर इस महान सभ्यता को खत्म कर दिया। तो चलिए इस सफर के आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। एक ऐसी सभ्यता जो बिना किसी राजा या बड़े बड़े महलों के भी इतनी ऑर्गेनाइज्ड, इतनी एडवांस्ड और इतनी कामयाब हो सकती है, वो हमें आज के समाज के बारे में क्या सिखाती है? शायद यही कि महानता सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं होती, बल्कि समुदाय, प्लानिंग और बराबरी में भी बसती है।